नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 23 अक्टूबर 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों को आधार बनाकर हम उनकी चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ उनसे संबंधित जो भी संभावित मुख्य परीक्षा के प्रश्न होंगे, उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। चलिए आज के अपने समाचार विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं और आज के अपने पहले विषय को हम देखते हैं, और यह पाकिस्तान को एफएटीएफ के द्वारा ग्रे लिस्ट से अलग करने के संदर्भ में है। अगर हम इस आलेख की बात करें तो प्रश्न संख्या 14 पर और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से ये संबंधित है। प्रमुख रूप से हम ध्यान रखें, जब हम एफएटीएफ की बात करते हैं यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आप इसके संदर्भ में ध्यान रखें, इस संस्था के माध्यम से प्रमुख रूप से प्रयास ये है कि वैश्विक स्तर पर जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है यानी अवैध रूप से जो भी धन का अलग अलग देशों के बीच में हस्तांतरण होता है, उसको रोकने की प्रक्रियाओं को एक तरह से ये काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से प्रयास ये किया जाता है कि अवैध धन को इस रूप से अलग अलग देशों में पहुंचाया जाए जिससे वो वैध रूप में बन पाए, यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का एक प्रयास किया जाता है। इसी के साथ साथ देखें, प्रारंभ में एफएटीएफ को जब 1989 में G7 के कह सकते हैं एक प्रयास के माध्यम से स्थापित किया गया था, तो कोशिश ये थी कि केवल मनी लॉन्ड्रिंग को इसको एक तरह से लक्षित करने के लिए आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आगे के भाग में आतंकवादियों को वित्त पोषण करने के अलग अलग जो प्रयास थे, उनको रोकने में भी एफएटीएफ की प्रमुख रूप से भूमिका रही। यानी आप कह सकते हैं कि जब इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, उसके बाद इसके कार्य को एक तरह से विस्तारित किया गया है और अब आतंकवाद के वित्त पोषण की जो स्थितियां हैं, उनको रोकने के लिए भी इसके द्वारा प्रमुख रूप से प्रयास किए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो कार्य वो काफी विस्तारित हो चुका है। वर्तमान में आप ध्यान रखें, इसमें 39 सदस्य हैं, जिसमें 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल हैं। तो आप ध्यान रखें, ये अलग अलग 37 देश जो इसमें सदस्य हैं, जहां तक 2 हम संगठनों की बात करें तो खाड़ी सहयोग परिषद, और यहाँ पर अगर हम यूरोपीय आयोग की बात करें तो ये 2 संगठन सदस्य हैं। इसीलिए कुल मिलाकर 39 हैं, लेकिन देशों की संख्या अगर हम बात करें तो केवल 37 है। भारत, आप ध्यान रखें, एफएटीएफ में 2006 में एक ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ और 2010 में हमें एफएटीएफ में पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त हो गया। जहां तक उद्देश्य की बात करें तो अभी हमने बात करा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण की जो तकनीकें हैं, उन्हें रोकने के उपाय के लिए प्रमुख रूप से ये काम करता है। और वैश्विक स्तर पर अलग अलग देश जो भी इसके प्रयास कर रहे होते हैं, उन प्रयासों की इसके द्वारा प्रमुख रूप से समीक्षा की जाती है कि कितना किसी देश के प्रयास इस दिशा में सही रूप में काम कर रहे हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो इसके द्वारा कुछ ऐसी सिफारिशें भी की जाती हैं जो अलग अलग देश अगर अपनाते हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध रूप से धन को अलग अलग देशों में हस्तांतरित करने और आतंकवाद के वित्त पोषण, इन दोनों को एक तरह से रोकने की जो प्रक्रिया है उनको कर सकते हैं। तो इस तरह की जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं, उनको रोकने के लिए क्या आदर्श स्थितियां हो सकती हैं, इसके बारे में भी एफएटीएफ के द्वारा प्रमुख रूप से अलग अलग देशों को सुझाव दिए जाते हैं, जो इसका पालन करके इस क्षेत्र में एक तरह से अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। एफएटीएफ की प्रक्रियाओं में अगर हम देखें तो किसी भी देश को अगर किसी भी तरह से एक प्रतिबंधित स्थिति में लाया जाता है कि वहां पर आतंकवाद के वित्त पोषण या मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सही से काम नहीं हो रहा है, तो उसको एक तरह से निगरानी सूची में रखा जाता है। और निगरानी सूची में रखने के लिए जब भी किसी देश को एक तरह से नामित किया जाएगा, तो ध्यान रखें, इसके लिए जो निर्णय होता है वो एफएटीएफ की जो प्लेनरी बैठक होती है उसमें किया जाता है। तो यह निर्णय लेने वाली एक तरह से बैठक होती है और एफएटीएफ की इस तरह की जो बैठकें होती हैं साल में 3 बार फरवरी, जून और अक्टूबर में आयोजित की जाती हैं। 20 और 21 अक्टूबर 2022 की ये जो बैठक हुई है, इसी में पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से अलग करने की व्यवस्था की गई है। तो ध्यान रखें, किसी भी देश के संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग और साथ साथ आतंकवाद के वित्त पोषण की जो स्थितियां हैं, उनकी जांच करने के लिए म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट MER का आकलन किया जाता है। यह आकलन प्रमुख रूप से उस देश के संदर्भ में ये बताता है कि वहां पर जो भी इस तरह की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो कितने सही रूप में है या वहां पर क्या एक तरह से कमी है। अगर ज्यादा कमी है तो उसको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में एक तरह से रखा जा सकता है। इस प्रकार के आकलन में अगर यह सिद्ध होता है कि किसी भी देश के द्वारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए जो भी एक तरह से शासन व्यवस्था में सुधार करने होते हैं, अगर कमियां दिखती हैं, तो निगरानी बढ़ाने के लिए एक तरह से उस देश को ग्रे सूची में यानी ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। और आप ध्यान रखें, अगर एफएटीएफ का यह निर्णय आता है कि किसी भी देश में जोखिम बहुत ज्यादा है और वहां पर बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और साथ साथ आतंकवाद के वित्त पोषण को नियंत्रित करने के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं,
तो ऐसे देशों को ब्लैक लिस्ट की सूची में डाला जा सकता है। तो ग्रे लिस्ट की तुलना में आप ब्लैक लिस्ट में देखें, देशों पर ज्यादा प्रतिबंध लगे होते हैं और दोनों ही सूची में अगर देश शामिल होते हैं तो वित्तीय सख्ती एक तरह से उनके साथ की जाती है। यानी वैश्विक स्तर पर आप देखें तो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, विश्व बैंक हो या एशियाई विकास बैंक की बात करें, इस तरह के जो बड़े वित्तीय संगठन हैं, निजी कंपनियां या अलग अलग देशों के द्वारा जो ऋण देने की प्रक्रिया होती हैं, इन देशों के साथ में एक तरह से कम कर दी जाती हैं। तो इन देशों को आसानी से ऋण या निवेश प्राप्त करने में समस्याएं आती हैं और अगर आपको निवेश और ऋण प्राप्त करने में समस्या होगी तो आपके आर्थिक विकास की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होती हैं। तो आर्थिक विकास की स्थितियों को बाधा पहुंचाकर एफएटीएफ के द्वारा ये जो ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में देशों को डाला जाता है, उनको दबाव में लाया जाता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध रूप में धन के हस्तांतरण और साथ साथ आतंकवाद का जो वित्त पोषण है, इन स्थितियों पर नियंत्रण पाइए। अगर आप इन पर नियंत्रण नहीं पाएंगे तो आपको इस सूची में रखकर वैश्विक स्तर पर जो भी कह सकते ऋण या निवेश की स्थितियां हैं, उस तंत्र से एक तरह से अलग रखा जाएगा। तो प्रमुख रूप से आर्थिक दबाव के माध्यम से प्रक्रियाओं को किया जाता है। जैसा अभी हमने चर्चा की, 20 और 21 अक्टूबर को एफएटीएफ की जो बैठक हुई है 20 साल, यहीं पर एक तरह से निर्णय लिया गया है और यह निर्णय 26 देशों की समीक्षा के आधार पर किया गया है। और ध्यान रखें, इसमें भारत ने भी अपना समर्थन दिया है। तो 26 देशों का जो समीक्षा किया गया है उसमें यह पाया गया कि पाकिस्तान और निकारागुआ यानी ये जो देश हैं, ये दोनों जो ग्रे लिस्ट में हैं, इनको ग्रे लिस्ट में से बाहर किया जा रहा है और इसके लिए सर्वसम्मति थी, यानी भारत ने भी इसका समर्थन किया। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक और तंजानिया, तीनों देखिए अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं, इनको ग्रे लिस्ट में एक तरह से शामिल कर दिया गया है। यानी 3 नए देशों को ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है और 2 यहाँ पर देश अलग किए गए हैं। ध्यान रखें, अगर हम म्यांमार की बात करें जो ग्रे लिस्ट में था, वहां पर देखें कि वहां पर जो सैन्य सरकार है उसके द्वारा जिस तरह से काम किया जा रहा है, चाहे आतंकवाद के वित्त पोषण की बात करें या अवैध रूप में धन के हस्तांतरण की, उसको रोकने के प्रयास नहीं हो रहे हैं और इसी कारण से म्यांमार को एक तरह से ग्रे लिस्ट से हटाकर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। क्योंकि आप ध्यान रखें, अभी ब्लैक लिस्ट में केवल ईरान और एक तरह से उत्तर कोरिया 2 देश शामिल थे। अब म्यांमार के शामिल होने से यहाँ पर स्थिति हो जाएगी 3। तो इसीलिए आप ध्यान रखें, अब ब्लैक लिस्ट में 3 देश हैं और नए 3 देशों को शामिल कर दिया गया। कहां पर? ये आपके ग्रे लिस्ट में शामिल हो गए हैं। हमारे लिए प्रमुख रूप से पाकिस्तान के संदर्भ में एक तरह से स्थितियों को देखना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के माध्यम से आप देखें जिस तरह से सीमा पर आतंकवाद को उसके द्वारा वित्त पोषित किया गया है, यही एक कारण रहा है कि हमने लगातार 2018 से यह समर्थन किया है कि इसको एक तरह से रखा जाए ग्रे लिस्ट में। तो वर्तमान स्थितियों में पाकिस्तान के द्वारा कुछ कार्य किया गया है और इसी कारण से हमने समर्थन किया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया जाए। प्रमुख रूप से पाकिस्तान 2012 से 15 के बीच में भी ग्रे लिस्ट में रह चुका है और 2018 से लगातार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। उसको 2 तरह से कह सकते हैं कार्य योजनाएं दी गई थी, यानी मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध रूप से धन के हस्तांतरण और साथ साथ आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए काम करने के लिए पाकिस्तान को 34 अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए कहा गया था। 2 कार्य योजनाओं से संबंधित थे, जहां पर 27 और 7 अलग अलग प्रयास पाकिस्तान को करने थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो प्रयास हैं वो काफी हद तक इन क्षेत्रों में सफल रहे थे। पाकिस्तान लगातार 2018 से ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और आप देखें तो इस बार अक्टूबर की बैठक में उसको ग्रे लिस्ट से अलग किया गया है। तो इसका प्रमुख कारण यह है कि अगर हम एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर के जून 2021 के बयान को देखें तो उनका यह कहना था कि आतंकवाद के वित्त पोषण की बात करें, अलग अलग प्रमुख कह सकते हैं जो आतंकवादी नेता या जो कमांडर हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से घोषित किया गया है कि आतंकवाद में एक तरह से लिप्त हैं और उनको लक्षित करना चाहिए, उनके संदर्भ में पाकिस्तान प्रमुख रूप से कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम सुरक्षा परिषद की बात करें तो जिनको आतंकवादी के रूप में एक तरह से घोषित किया गया है, उन तक धन, हथियार और उनके यात्रा करने की जो स्थितियां हैं उसको लेकर जो प्रतिबंध है उसमें बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने काम नहीं किया है। और इसमें माना यह जा रहा है कि पिछले वर्ष पाकिस्तान के द्वारा एफएटीएफ की रिपोर्ट में यह कहा गया कि हाफिज सईद, साथ साथ जकीर रहमान लखवी या साजिद मीर और अगर हम बात करें चाहे रऊफ असगर, इन आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की स्थितियां बनी हैं। और इस रूप में कहीं ना कहीं जो प्रयास पाकिस्तान से उम्मीद किए जा रहे थे कि आतंकवाद के खिलाफ वो करे, उसमें उन्होंने कुछ कार्रवाई जरूर की है। ये अलग बात है, कुछ आतंकवादियों को पाकिस्तान ये मानता है कि वो उनके देश में नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं। तो इस तरह की स्थितियों के बाद पाकिस्तान की जो स्थिति है वो ग्रे लिस्ट से हटने के लिए थोड़ी सी बनी है और इसी कारण से आप देखें भारत ने यहाँ पर इसका समर्थन किया है, क्योंकि भारत को लगता है कि अगर पाकिस्तान इस तरह के प्रयास कर रहा है और ईमानदार प्रयास कर रहा है
जिससे कि आतंकवाद के वित्त पोषण को रोका जा सके, और जिन आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया है उनको अगर वो लक्षित करने के प्रयास भी करता है तो भारत उसको एक तरह से समर्थन देता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के कुछ प्रयास हैं, उन्हीं के आधार पर आप देखें तो उसे ग्रे लिस्ट से अलग किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं जब तक देश ग्रे लिस्ट में रहता है, निवेश को लेकर, ऋण को लेकर स्थितियां उसकी खराब रहती हैं, और वर्तमान में पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं इन कारणों से भी बनी हुई है। तो उसके द्वारा आतंकवाद पर कुछ प्रहार करके अपने आप को ग्रे लिस्ट से निकालकर वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का भी एक प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अगर हम एफएटीएफ में भारतीय प्रयासों को देखें तो जितने भी एक तरह से एफएटीएफ के प्रमुख सदस्य देश होते हैं उन सभी की आप देखें एक तरह से एफएटीएफ में समीक्षा होती है, जिसको अभी हमने नाम दिया था म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट MER। तो ये जो प्रक्रिया होती है भारत के लिए भी होने वाली है, यानी भारत की भी इस तरह की समीक्षा 2023 के प्रारंभ में होगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एफएटीएफ की तरफ से एक परिवर्तन किया गया है कि जितने भी अलग अलग स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से, जिनको हम बोलते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी सामूहिक विनाश के जो हथियार हैं, जैसे अगर हम परमाणु हथियारों की बात करें तो इस तरह के हथियारों के प्रसार को लेकर अगर किसी संगठन या व्यक्ति के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, काम किए जाते हैं, उसको रोकने का प्रयास भी एफएटीएफ के कार्यों में अब जोड़ दिया गया है। इसी संदर्भ में अगर आप देखें तो भारत ने एक प्रयास शुरू किया है कि जो भी हमारे सामूहिक विनाश के हथियार होते हैं उनकी प्रक्रियाओं को प्रसार न हो पाए या ज़्यादा लोग एक तरह से इसको प्राप्त न कर पाए, इस तरह के हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए भारत की तरफ से अपने यहाँ कानूनों में कुछ संशोधन किया गया है। और यह संशोधन देखें इसी साल जुलाई में किया गया है, जिसमें भारत की कोशिश ये है कि सामूहिक विनाश के जो हथियार हैं और उनकी जो वितरण प्रणाली है उसको एक तरह से रोक कर रखा जाए। तो भारत एक तरफ से आप देखें संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद और एफएटीएफ की जो सिफारिश है कि सामूहिक विनाश के जो हथियार है यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, उनके प्रसार को रोकना चाहता है। और इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिबद्धताएं हैं उससे भारत जुड़ा हुआ है। इसीलिए जुलाई 2022 में भारत ने अपने यहाँ कानूनी प्रक्रियाओं में संशोधन करके इस तरह के सामूहिक विनाश के हथियार के प्रसार और उनके वितरण को रोकने के लिए प्रक्रियाओं को शुरू किया है। तो इसके संदर्भ में आप देखें जो भी वित्त पोषण किया जाता है जिससे कि सामूहिक विनाश के हथियार को विश्व में फैलाया जा सके अवैध रूप में, भारत उसको रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस तरह की प्रक्रियाएं भारत कर रहा है, और इसीलिए जब 2023 के प्रारंभ में भारत की भी जांच की जाएगी तो हमारे इन प्रयासों को एक तरह से उसमें शामिल किया जाएगा। भारत लगातार एफएटीएफ के माध्यम से इस तरह के प्रयास करता है और जो उसकी प्रमुख रूप से दिशा निर्देश होते हैं उनका पालन करता है, जिससे कि अवैध रूप से धन का हस्तांतरण और आतंकवाद के वित्त पोषण, साथ साथ सामूहिक विनाश के हथियार उनके वितरण प्रणाली को लेकर जो भी स्थितियां अवैध रूप में हैं उनको रोकने के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। आज के दूसरे आलेख को हम देखते हैं, व्हेन डज आरबीआई स्टेप इन टू मॉनिटर ए बैंक। यह आलेख प्रश्न संख्या 14 पर और सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में अर्थव्यवस्था से संबंधित है। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, जब हम 1934 के आरबीआई एक्ट की बात करते हैं, इस 1934 के आरबीआई एक्ट के माध्यम से आरबीआई की एक तरह से जिम्मेदारी है कि भारत में जो बैंकिंग का तंत्र है उसको एक तरह से वो सुरक्षित रखे। और इन प्रक्रियाओं के लिए आप देखें भारत में 1949 का जो बैंकिंग अधिनियम है वो प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। और कोशिश ये है कि बैंक सुरक्षित रखने का मतलब ये है कि हम उपभोक्ता के जो हित हैं उनको एक तरह से सर्वोपरि रखें, यानी बैंक इस तरह से काम करें कि उपभोक्ता के हितों का संरक्षण किया जा सके। अगर कोई भी बैंक एक तरह से आर्थिक संकट की स्थिति में आता है तो आप देखें इसके दो पक्ष रहते हैं। जब बैंक आर्थिक संकट में है तो दोनों स्थितियां हैं, बैंक की समस्या तो होती है, साथ साथ आप देखें उपभोक्ता के जो हित हैं जो बैंकों के साथ जुड़े होते हैं उन उपभोक्ता हितों पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बैंक के जब भी आर्थिक संकट की बात होती है आरबीआई के द्वारा प्रमुख रूप से उसकी निगरानी की जाती है। अगर उनकी आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर होती है तो आरबीआई निगरानी को बढ़ा देता है। यहाँ पर प्रमुख रूप से चर्चा का जो विषय है वो धनलक्ष्मी बैंक के संदर्भ में है कि वहां पर उसकी पूंजी को लेकर जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी एक तरह से विषम हुई हैं। धनलक्ष्मी बैंक के उदाहरण के माध्यम से हम ये देखेंगे कि आरबीआई किसी बैंक की निगरानी को कब बढ़ाता है और ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से वो एक तरह से बैंक को सुरक्षित करने के प्रयास भी करता है। धनलक्ष्मी बैंक के संदर्भ में अगर हम देखें, पूंजी जोखिम भारित संपत्ति अनुपात यानी कैपिटल रिस्क टू वेटेड एसेट रेशियो, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से CRAR, तो ये आंकड़ा किसी भी बैंक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो उसकी पूंजी जोखिम भारित संपत्ति जो अनुपात है यानी कैपिटल रिस्क टू वेटेड एसेट रेशियो यानी CRAR, ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। धनलक्ष्मी बैंक की चर्चा करने में हमने
पूंजी जोखिम भारित संपत्ति अनुपात यानी कैपिटल रिस्क टू वेटेड एसेट रेशियो CRAR के बारे में चर्चा करी। तो अगर हम CRAR की बात करें तो यह प्रमुख रूप से कुल पूंजी और जोखिम भारित पूंजी के अनुपात होता है और उसका प्रतिशत निकाला जाए, उसी को हम पूंजी जोखिम भारित संपत्ति अनुपात यानी कैपिटल रिस्क टू वेटेड एसेट रेशियो CRAR कहते हैं। कुल पूंजी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखें, बैंक की जो कुल पूंजी का हिस्सा होता है उसमें दो बड़े भाग होते हैं। टीयर वन में जैसे एक प्रमुख पूंजी का हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं चुकता पूंजी, जिसको कहा जाता है एक तरह से पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल का मतलब ये होता है कि बैंक के द्वारा जितने एक तरह से वैल्यू के, जितने मूल्य के उनके द्वारा शेयर जारी होते हैं वो उसका पेड अप कैपिटल कहलाता है। तो शेयर एक तरह से मान लीजिए कोई कंपनी कहती है कि 10 करोड़ रुपए के शेयर जारी किए गए हैं, मतलब 10 करोड़ रुपए उसकी चुकता पूंजी या पेड अप कैपिटल है। तो 10 करोड़ के शेयर बाजार में डालकर उन्होंने एक तरह से 10 करोड़ रुपए की जो पूंजी है वो बाजार से प्राप्त करी है। इस पूंजी को चुकता पूंजी या पेड अप कैपिटल कहा जाता है और ये बैंक के टीयर 1 कैपिटल या टीयर 1 पूंजी में आता है और ये सबसे सुरक्षित पूंजी मानी जाती है। यानी जब बैंक आर्थिक संकट में होगा तो ये चुकता पूंजी जो टीयर 1 कैपिटल है इसका उपयोग करके अपने आर्थिक संकट का समाधान कर सकता है। दूसरी जो पूंजी होती है थोड़ा इसमें जोखिम ज्यादा होता है जिसको हम टीयर 2 कहते हैं। तो टीयर 1 और टीयर 2 इन दोनों को मिलाकर हम बैंक की कुल पूंजी कहते हैं। और जब हम बात करते हैं जोखिम भारित पूंजी, तो बैंक के द्वारा अलग अलग रूप में जो ऋण दिए जाते हैं उसमें जोखिम होता है। जैसे अगर मान लीजिए बैंक के द्वारा कभी भी कोई सरकारी प्रतिभूति जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं अगर बैंक के द्वारा खरीदी जाती है, तो आप जानते हैं जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी या GSEC की बात करते हैं तो ये भारत सरकार की प्रतिभूति है। तो यहाँ पर गारंटर कौन है? भारत सरकार। तो ये निवेश सबसे सुरक्षित माना जाता है। यानी अगर हम सरकारी प्रतिभूति पर किसी तरह के जोखिम की बात करें तो वो जोखिम 0% होता है। तो यहाँ पर जोखिम आपका क्या है? 0%। लेकिन इसकी तुलना में अगर आप देखें, अगर आप किसी व्यक्ति को मान लीजिए आवास के लिए ऋण देते हैं, तो आवास के लिए जो ऋण देते हैं यहाँ पर आप देखें जोखिम की स्थिति कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, क्योंकि हो सकता है कि वो समय पर आपके लोन वापस ना कर पाए। तो अलग अलग जो भी बैंक के ऋण होते हैं उनमें जोखिम दिया जाता है कि कितने प्रतिशत जोखिम है, 10%, 20%, 30%, 50%। उसी जोखिम के आधार पर एक तरह से हम जोखिम वाली जो पूंजी है उसको निकालते हैं, जिसे हम जोखिम भारित पूंजी कहते हैं। और इसका अनुपात हम एक तरह से पूंजी जोखिम भारित संपत्ति अनुपात यानी कैपिटल रिस्क टू वेटेड एसेट रेशियो CRAR के रूप में निकालते हैं। अब अगर हम बेसल 3 मानक की बात करें तो बेसल 3 जो मानक हैं वो प्रमुख रूप से आपके जब लाए गए थे तो उनका बड़ा उद्देश्य ये था कि 2007-8 में जो बैंकिंग संकट आया था उसके बाद इसको लाया गया था। आप ध्यान रखें 2007-8 का अमेरिका यूरोप में जो बैंकिंग संकट था उसके प्रकाश में ये मानक लाए गए थे। तो बैंकिंग को सुरक्षित रखने के लिए बेसल 3 मानक में यह कहा गया कि बैंकों को अपना जो CRAR है उसको कम से कम 9% के स्तर तक बनाकर रखना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें अगर हम धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो एक साल पहले उनका जो CRAR था वो 14.5% था और इस साल मार्च के अंत में देखें गिरकर 13% आ गया। यानी RBI को एक तरह से ये लग रहा है कि ये इनका जो CRAR है वो लगातार घटता जा रहा है और 9% की जो बेसल 3 मानक की सीमा है उसके आसपास कहीं ये पहुंच सकता है। अगर ऐसा होगा तो मान के चलिए कहीं ना कहीं स्थितियां बेसल 3 मानकों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि आप मानक के बिल्कुल पास पहुंच रहे हैं। आपको मानक से ऊपर रहना चाहिए। जब हम कहते हैं कि CRAR में कमी हुई है तो इसका एक कारण क्या हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि आपकी जो कुल पूंजी है उसमें गिरावट आई हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी जोखिम भारित जो पूंजी है वो बढ़ गई है। ये दोनों पॉइंट जरा आप ध्यान रखें कि आपकी कुल पूंजी में गिरावट आई है या आपकी जोखिम वाली पूंजी बढ़ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में बैंक की जोखिम की स्थितियां कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं और धनलक्ष्मी बैंक के साथ में आप देखें यही स्थिति एक तरह से बन रही है। क्योंकि अगर हम आंकड़ा देखें तो आंकड़ा ये दिखा रहा है कि धनलक्ष्मी बैंक के द्वारा ये कहा गया है कि आने वाले कुछ महीने में उनके पास जो टीयर 2 बॉन्ड है ये लगभग आप देखें 150 करोड़ का बॉन्ड है और माना जा रहा है कि इसमें से लगभग 90 करोड़ का जो बॉन्ड है उसको एक तरह से समाप्त किया जाएगा, यानी राइट डाउन किया जाएगा। तो अगर इस बॉन्ड को आप समाप्त कर देंगे तो ये जो आपका 90 करोड़ का बॉन्ड है टीयर 2 का, ये आपकी टीयर 2 पूंजी का हिस्सा है और अगर आप इसको हटाते हैं तो आपकी पूंजी का मान नीचे आ जाएगा। और अगर आपकी टीयर 2 पूंजी नीचे आती है, पीछे के फॉर्मूला आप देखिए, अगर आपका टीयर 2 पूंजी घटता है मतलब कुल पूंजी नीचे आएगा। तो सीधा अर्थ है कि जब आप कहते हैं कि टीयर 2 बॉन्ड को आप कम करते हैं तो बैंक की जो कुल पूंजी है वो कहीं ना कहीं नीचे आएगी। तो अगर कुल पूंजी में कमी आएगी सीधा अर्थ है CRAR और नीचे आ सकता है।
जो अभी हम आंकड़े देख रहे हैं कि ये 14.5 से गिरकर 13 आ चुका है, ये और नीचे जा सकता है। तो समस्या प्रमुख रूप से यही है कि बैंक की जो कुल पूंजी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। यहां पर आप देखें कि आप अगर CRAR को बढ़ाना चाहते हैं तो एक तरीका ये है कि आप अपनी कुल पूंजी को बढ़ा लीजिए। तो उसके लिए एक उपाय है और ये उपाय राइट इशू के संदर्भ में है। आप राइट इशू के बारे में अच्छे से ध्यान रखें। जब हम राइट इशू की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी में एक तरह से शेयर धारक हैं, मतलब जिन्होंने धनलक्ष्मी बैंक में शेयर पहले से ले रखे होते हैं, उन्हीं लोगों को नए शेयर एक तरह से जारी किए जाते हैं कि आप नए शेयर कुछ कम मूल्य पर हम आपको दे रहे हैं, आप खरीद लीजिए। जैसे कभी कभी ये विकल्प दिया जाता है कि आपके हर 15 शेयर पर हम आपको एक अतिरिक्त शेयर दे रहे हैं खरीदने के लिए। तो अगर आप कहते हैं कि आपके पास 150 शेयर है, मतलब आपको 10 अतिरिक्त और शेयर खरीदने की अनुमति मिलती है। तो राइट इशू का मतलब यह रहता है कि धनलक्ष्मी बैंक राइट इशू के माध्यम से कुछ अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करना चाहती है और उसके लिए कोशिश यह है कि जो धनलक्ष्मी बैंक के वर्तमान शेयर धारक हैं उनको अतिरिक्त और शेयर खरीदने की अनुमति दी जाएगी। तो अगर वो लोग अतिरिक्त शेयर खरीदेंगे तो इस आधार पर जो पूंजी है वो एक तरह से मिलेगी धनलक्ष्मी बैंक को। तो इससे बैंक की कुल पूंजी कहीं ना कहीं बढ़ेगी और अगर कुल पूंजी बढ़ेगी तो ये जो CRAR अनुपात है इसमें एक तरह से जो कमी आई है वो रुक सकती है। तो ये एक प्रक्रिया मानी जा रही है कि हो सकती है, लेकिन RBI यहाँ पर निगरानी ये कर रहा है कि जो राइट इशू है इसको कम से कम 1 माह के अंदर जारी होना चाहिए। अगर ये लेट होता है तो ये बैंक की पूंजी की स्थिति को कमजोर करेगा। तो राइट इशू के माध्यम से अगर धनलक्ष्मी बैंक अपनी पूंजी को बढ़ा पाता है तो उनका CRAR जो अनुपात है वो एक तरह से ऊपर जाएगा और वो स्थिति कहीं ना कहीं नियंत्रित हो पाएगी। इसी के साथ साथ हम ध्यान रखें, जब हम पूंजी पर्याप्तता की बात करते हैं, यानी हमने CRAR की बात करी, इसी के साथ साथ किसी भी बैंक की अगर आर्थिक स्थिति खराब होती है तो वहां पर उससे निपटने के लिए एक RBI के द्वारा तंत्र बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, PCA, यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, यानी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई। ये PCA के माध्यम से RBI के द्वारा ये देखा जाता है कि अलग अलग जो बैंक हैं वहां पर एक तरह से बैंक का NPA कितना है, मतलब गैर निष्पादनकारी संपत्ति, यानी बैंक के द्वारा जो ऋण दिए गए थे जो 90 दिन के बाद अभी तक वापस नहीं आए हैं उनको बैंक कह देता है NPA, गैर निष्पादनकारी संपत्ति। NPA की स्थिति क्या है, इसी के साथ साथ बैंक के लाभ की स्थिति क्या है, ये सारी स्थितियां एक तरह से बैंक एक मानक के माध्यम से देखता है। तो अगर तय मानक से नीचे आपका NPA और आपके लाभ की स्थितियां जाती हैं तो RBI उस बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी PCA फ्रेमवर्क में डाल देता है। और ध्यान रखें कि धनलक्ष्मी बैंक इस तरह के फ्रेमवर्क में डाला जा चुका है। तो जब भी किसी बैंक को PCA में डाला जाता है तो कोशिश ये की जाती है कि उसके उधार देने की प्रक्रियाओं को थोड़ा सा प्रतिबंधित किया जाए, यानी वो ज्यादा ऋण न दे और अपनी पूंजी को बचाकर अपनी स्थिति को मजबूत करे। तो उसके सुधार होने की जो स्थिति होती है उस पर RBI कड़े रूप में निगरानी करता है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि अगर धनलक्ष्मी बैंक के पूंजी की स्थिति में सुधार नहीं होता है और CRAR का अनुपात नहीं बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में धनलक्ष्मी बैंक को PCA फ्रेमवर्क में भी डाला जा सकता है और कठोर निगरानी के माध्यम से इसकी स्थिति मजबूत की जाएगी। अगर हाल फिलहाल में आप देखें तो PCA में से एक सरकारी बैंक बचा हुआ था, उसको हटाया गया है, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एकमात्र बैंक था जो अभी PCA फ्रेमवर्क में था, यानी इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी और RBI इसकी निगरानी कर रहा था, लेकिन उसकी स्थिति सुधर चुकी है और PCA फ्रेमवर्क में से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है। तो अभी कोई भी ऐसा बैंक नहीं है भारत में जो PCA के RBI के फ्रेमवर्क में शामिल है। लेकिन धनलक्ष्मी की स्थिति अगर पूंजी को लेकर सही नहीं होती है तो माना जा रहा है कि PCA फ्रेमवर्क में डालकर बैंक और इसके जो उपभोक्ता हैं उनकी स्थितियों को सही करने के लिए RBI प्रयास कर सकती है। आज के हम अपने अगले आलेख को देखते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक्सपेक्टेड टू विजिट दिल्ली इन नवंबर। आगामी 14 नवंबर के लिए माना जा रहा है कि सऊदी अरब के वर्तमान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत का दौरा कर सकते हैं और इस दौरे के एक तरह से काफी महत्व माने जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान स्थितियों में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के जो मूल्य हैं उनको लेकर स्थितियां काफी अनियंत्रित हो रही हैं, इस तरह का जो दौरा किया जा रहा है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के द्वारा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आप देखें जिस तरह से कच्चे तेल के उत्पादन को नीचे लाने के लिए प्रमुख रूप से ओपेक और ओपेक प्लस के द्वारा कहा गया है, माना जा रहा है कि अमेरिका इसका बड़े पैमाने पर विरोध कर रहा है और अमेरिका ने सऊदी अरब को एक तरह से कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इन्हीं सब परिस्थितियों में अगर आप देखें तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का ये जो दौरा नवंबर में है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। नवंबर माह के इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच में प्रमुख 3 मुद्दों पर एक तरह से वार्ता होने की उम्मीद है।
पहला जो हमने बात करी कि कच्चे तेल के अगर हम उत्पादन की स्थितियों को देखें तो कच्चे तेल के उत्पादन को लेकर जो स्थितियां हैं उसमें चाहे हम ओपेक के देशों की बात करें यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसमें अगर हम देखें तो सऊदी अरब एक प्रमुख उत्पादक देश है। इन्होंने उत्पादन को नीचे लाने की बात करी है। साथ साथ ओपेक से अलग हटके जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कच्चे तेल के निर्यातक देश हैं जिनको हम ओपेक प्लस कहते हैं, यानी अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, सूडान, साउथ सूडान, ओमान, मैक्सिको और रूस, इन देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन को नीचे लाने की बात की है। तो वैश्विक स्तर पर आप देखें कच्चे तेल के मूल्य अभी ज्यादा हैं और अगर इन देशों के द्वारा ओपेक और ओपेक प्लस के द्वारा उत्पादन को नीचे लाया जाएगा तो पूरी संभावना है कि मूल्य और तेजी से बढ़ेंगे और ऐसी स्थिति में भारत के लिए स्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं, क्योंकि आप ध्यान रखें हम अपनी आवश्यकता का लगभग 80 से 85% जो कच्चा तेल है उसका एक तरह से क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो हम बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर करते हैं और ऐसी स्थिति में अगर आयात महंगे होंगे तो ये हमारे कहीं ना कहीं विदेशी मुद्रा भंडार पर प्रभाव डालेंगे। अमेरिका में ब्याज दरों के बढ़ने से हमारे यहाँ जो डॉलर का जो कह सकते हैं बाहर जाना है वो तेजी से बढ़ा हुआ है, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से नीचे आ रहा है। तो अगर हमारा आयात का बिल बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में आप देखिए आयात के बढ़ने का मतलब है विदेशी मुद्रा भंडार और नीचे आएगा और इस आधार पर माना यह जा रहा है कि हमारा विदेशी मुद्रा का जो विनिमय दर है, यानी अगर हम डॉलर और रुपए की विनिमय दर की बात करें उसमें भी बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो उत्पादन की स्थितियों को नीचे करने की बात कर रहा है ओपेक, ओपेक प्लस के साथ साथ इस पर बड़े पैमाने पर भारतीय प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच में बैठक में बातचीत होगी, जिससे कि कच्चे तेल की स्थितियों को वैश्विक स्तर पर कम से कम मूल्यों को लेकर नियंत्रित रखा जाए। क्योंकि रूस यूक्रेन के विवाद के बाद आप देखें कच्चे तेल के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ते गए हैं। दूसरा प्रमुख अगर मुद्दा देखें तो पिछली बार 2019 में जब क्राउन प्रिंस ने भारत का दौरा किया था तो उन्होंने भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश की बात करी थी और प्रमुख रूप से आप देखें कच्चे तेल के भंडार के संदर्भ में और हरित ऊर्जा की परियोजनाओं में एक तरह से निवेश को लेकर। तो वो स्थिति अभी तक बनी नहीं है। तो यहाँ पर बैठक में इस पर भी विचार किया जाएगा कि 100 अरब डॉलर का ये जो निवेश है किस रूप में सऊदी अरब भारत में करेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण अगर मुद्दा देखें तो G20 का एजेंडे पर विचार करना। तो G20 में एक तरह से प्रमुख रूप से कौन से अलग अलग मुद्दे रहेंगे जिन पर इन देशों के द्वारा प्रमुख रूप से चर्चा किया जाए, जिससे कि आपस में सहमति के माध्यम से G20 के मंच पर अगर कोई भी मुद्दा उठाया जाता है, दोनों देश अगर सहयोग करते हैं तो G20 के मंच पर जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे वहां पर सहमति बनाकर एक दूसरे के लाभ के लिए वो काम कर सकते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा जब प्रधानमंत्री की बैठक क्राउन प्रिंस के साथ में होगी नवंबर में। हम ध्यान रखें ये जो दौरे का समय है ये काफी एक तरह से विवादित है, क्योंकि माना जा रहा है कि जब क्राउन प्रिंस 14 नवंबर को भारत में दौरा करेंगे उसी समय एक तरह से आप देखें कंबोडिया के नाम पेन में प्रमुख रूप से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जो 10 देशों का समूह है आसियान और 18 सदस्यों का जो पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है उसका एक तरह से जो बैठक है वो आयोजित हो रही है। तो माना जा रहा है कि उस बैठक में प्रधानमंत्री एक तरह से नहीं जाएंगे। तो आसियान के साथ आप देखें अपनी बैठकों को हम एक तरह से मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि भारत और आसियान के जो 10 देश हैं वो मिलकर एक दूसरे के संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाएंगे और हम एक दूसरे को व्यापक रणनीतिक साझेदार यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप CSP का एक दर्जा देने वाले हैं। तो ये भारत और आसियान के संबंध में एक नए प्रकार का अपग्रेड या नए प्रकार का सुधार होगा। आप ध्यान रखें ऑस्ट्रेलिया और चीन को 2021 में व्यापक रणनीतिक साझेदार का दर्जा आसियान दे चुका है। तो इस रूप में अगर भारत को यह दर्जा मिलता है तो आसियान के साथ अपनी स्थितियों को हम और मजबूत करके दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर हम पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की बात करें तो आसियान के साथ साथ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और USA एक तरह से शामिल हैं। तो माना जा रहा है कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत की जो भागीदारी हो सकती थी, क्योंकि आप ध्यान रखें आसियान के साथ यहाँ पर 8 अन्य देश शामिल हैं। तो भारत अगर यहाँ पर अपनी भागीदारी प्रधानमंत्री के स्तर पर करता तो शायद यहाँ पर अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अपने विकास के जो स्तर हैं उस पर बातचीत करने का एक मौका भारत को मिलता। तो वो स्थिति एक तरह से यहाँ पर कमजोर होगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के इस दौरे के कारण अगर आसियान के देशों के साथ प्रधानमंत्री की जो बैठक हो सकती थी या पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में उनकी भागीदारी हो सकती थी कंबोडिया में, उसको अगर रोकने की स्थितियां बनती हैं कि प्रधानमंत्री वहां पर अनुपस्थित रहेंगे, तो ये एक तरह का संदेश सऊदी अरब के लिए है कि खाड़ी के देशों में भारत उसको सबसे ज़्यादा महत्व देता है और आने वाले समय में भारत सऊदी अरब के साथ अपने संबंध को और मजबूत करेगा। तो खाड़ी के देशों में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।
तो यहाँ पर भारत और सऊदी अरब के जो संबंध हैं, खासतौर से अगर हम कच्चे तेल या अन्य क्षेत्रों में जो सऊदी अरब का भारत में निवेश हो सकता है, उन स्थितियों में देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति ने सऊदी अरब पर एक कार्रवाई की धमकी दी है, उस प्रकाश में अगर आप देखें तो भारत और सऊदी अरब के संबंधों की ये काफ़ी मजबूती होगी अगर प्रधानमंत्री सऊदी अरब क्राउन प्रिंस के दौरे को महत्व ज़्यादा देते हैं और आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में बैठक की जो स्थिति है उसमें एक तरह से वो उपस्थित नहीं होते हैं। तो इस रूप में हम खाड़ी देशों में अपने संबंधों को मजबूत करने का एक प्रयास आगे बढ़ाएंगे। आज के अगले आलेख को हम देखते हैं और ये हमारे पड़ोसी देश चीन में अगर हम देखें तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, उनकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के संदर्भ में दो अलग अलग आलेखों में चर्चा की गई है। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, चीन के संविधान में एक तरह से परिवर्तन करने की स्थितियां बनी हैं। 2017 में अगर हम देखें तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की जो नेशनल कांग्रेस की बैठक हुई थी उसमें एक तरह का संशोधन किया गया था और जिनपिंग को एक कोर नेता के रूप में घोषित किया गया था। उसी स्थिति को आप देखें तो 2022 में और विस्तारित किया गया है एक नए संशोधन के माध्यम से, और यह कहा गया है कि कोर नेता के रूप में सभी पार्टी सदस्यों के लिए एक तरह का दायित्व है कि वो जिनपिंग के नेतृत्व को एक तरह से स्वीकार करें और उनका कोर जो नेतृत्व करने की क्षमता है, जो भी एक तरह से उनके निर्णय हैं, पूर्ण रूप में पालन करना सभी पार्टी सदस्यों के लिए अनिवार्य है। तो जिनपिंग की स्थिति को आप देखें 2017 के संशोधन के बाद 2022 के इस संशोधन के बाद और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। खासतौर से अगर हम देखें, सबसे जो मजबूत एक संगठन माना जाता है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में केंद्रीय समिति यानी सेंट्रल कमेटी, वहां पर आप देखें पूरी तरह से जिनपिंग के जो समर्थक हैं उनको बैठा दिया गया है और जो एक मजबूत नेता थे हू जिनताओ, उनके जो भी कह सकते हैं करीबी थे, उनको वहां से अलग कर दिया गया है। तो केंद्रीय समिति में जिस तरह से सी जिनपिंग का पूरा नियंत्रण हो गया है, हम कह सकते हैं कि भविष्य की स्थितियों में समाजवाद की जो भी एक परिभाषा जिनपिंग बता रहे हैं और नए एक तरह से चीन के लिए जो सूत्रपात की वो बात कर रहे हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप में आगे बढ़ने वाली है। और जो भी उनके विरोधी या कह सकते हैं उनको भविष्य में टक्कर दे सकते हैं, उन सभी लोगों को एक तरह से अब साइडलाइन कर दिया गया है। तो उनकी जो सर्वोच्च स्थिति है वो चीन में एक तरह से पूर्ण रूप में स्थापित हो गई है। यहाँ पर इस संशोधन के माध्यम से यह भी कहा गया है कि जिनपिंग के जो कुछ प्रमुख अभियान है उनको तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिसमें जनरल प्रॉस्पेरिटी यानी सामान्य समृद्धि की बात की गई है। यानी चीन में असमानता की स्थिति को कम करने के लिए जिनपिंग के जो प्रयास हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उसी कड़ी में निजी क्षेत्र को नियंत्रित करना, जिस पर जिनपिंग ने बड़े पैमाने पर काम भी किया था, उसको तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और कोशिश है कि जो तकनीक पर आधारित यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियां हैं उन पर एक तरह से क्रैकडाउन किया जाए, यानी उन पर एक तरह से कार्रवाई करके उनको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए। निजी कंपनियां जो तकनीक का उपयोग करके तेजी से आगे बढ़ रही हैं उन पर एक तरह से नियंत्रण करने की प्रक्रियाएं जिनपिंग के समय में तेजी से आगे बढ़ी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखें तो आप अलीबाबा कंपनी के रूप में देख सकते हैं, जहां पर जो उसके संस्थापक थे जैक मा, उनको एक तरह से काफी नियंत्रित किया गया है और उनके जो भी कह सकते हैं चीन की सरकार को लेकर विचार है उन पर काफी कठोर रूप में कार्रवाई चीन सरकार ने करी है। तो ये स्थितियां दिखाता है कि निजी क्षेत्र को एक तरह से नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है वो जिनपिंग के द्वारा और मजबूती से आगे बढ़ाई जाएगी। तो इस रूप में जो भी असमानता चीन में उसको रोकने का प्रयास और अनियंत्रित रूप में जो बढ़ता हुआ एक तरह से निजी क्षेत्र है उसको नियंत्रित करने का प्रयास जिनपिंग के द्वारा भविष्य में किया जाएगा। और उनके प्रमुख रूप से जो कह सकते हैं समाजवाद को लेकर नए आदर्श हैं, उनमें ये स्थितियां शामिल हैं। साथ साथ अगर हम ताइवान के मुद्दे की बात करें तो वहां पर भी एक संशोधन संविधान में चीन में किया गया है। यानी ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाले जो अलगाववादी हैं उनका दृढ़ता से विरोध करने और उन्हें रोकने के लिए आह्वान किया गया है इस नए संशोधन में। क्योंकि आप ध्यान रखें, पहले के जो संवैधानिक संशोधन है उसमें केवल यह कहा गया था कि जो भी चीन की मातृभूमि का भाग है उसको एक तरह से एकीकृत किया जाएगा और ताइवान सहित सभी चीनी लोगों की एकता को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। अलगाववादियों को दृढ़ता से विरोध करना और उन्हें रोकने का आह्वान ये पहली बार किया गया है। यानी अगर हम सामरिक रूप में देखें तो ताइवान को लेकर जो स्थितियां हैं उस पर कठोर कार्रवाई आने वाले समय में चीन की तरफ से हो सकती है। इसका संकेत ये जो संवैधानिक संशोधन किया गया है चीन में उससे स्पष्ट रूप से मिलता है। लगातार 5-5 साल के 2 कार्यकाल को पूरा करने के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए अगर हम देखें तो 2022 में पुनः एक तरह से जिनपिंग की स्थिति मजबूत हो चुकी है। जिस रूप में जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर नियंत्रण चाहते थे, वर्तमान में स्थितियां पूर्णतः उनके नियंत्रण में दिख रही हैं। जिस तरह से उनको कोर नेता और उनके आदर्शों को एक कोर आदर्श के रूप में माना गया है, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन के सभी व्यक्तियों को मानना एक तरह से अनिवार्य कर दिया गया है।
तो भविष्य में एक व्यक्ति के शासन की जो चीन की स्थितियां हैं, जो माओ के समय में हुआ करती थी, वो एक तरह से बनती हुई पूर्णतः दिख रही हैं। आज के अपने अंतिम आलेख को हम देखते हैं, इंफॉर्मेशन ऑन रोहिंग्या डिटेंशन सेंटर्स इज ए सीक्रेट होम मिनिस्ट्री। भारत में रोहिंग्या शरणार्थी अगर हम देखें तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में एक तरह से बसाए गए हैं। प्रमुख रूप से अगर हम दिल्ली में देखें तो उनको एक तरह से एक सीमित क्षेत्र में रखकर वहां पर उनके आवास की व्यवस्थाएं या अन्य प्रकार की सुविधाएं उनको दी जा रही हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों को जहां पर भी अलग अलग डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, उसकी सूचना के संदर्भ में गृह मंत्रालय का कहना है कि ये जो सूचना एक तरह से वो गोपनीय रूप में है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि जो भी रोहिंग्या शरणार्थी भारत में हैं उनके संदर्भ में काफ़ी विरोध है कि उनको भारत में शरण नहीं देनी चाहिए, लेकिन भारत के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में उनको डिटेंशन सेंटर में रखकर एक तरह से आवास की सुविधा या उनके एक तरह से शरणार्थी की जो स्थिति है वो यहाँ पर बनाई गई है। तो इस रूप में इनकी सूचनाओं को गोपनीय रखकर कहीं ना कहीं उनकी जो सुरक्षा की जो स्थिति है उसको एक तरह से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा गृह मंत्रालय का कहना है। आप ध्यान रखें, शरणार्थियों के संदर्भ में किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कोई संधियां उनमें भारत नहीं जुड़ा हुआ है। भारत अगर 1951 के प्रमुख रूप से रेफ्यूजी कन्वेंशन की बात करें तो इस तरह के किसी भी शरणार्थी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। इसी के साथ साथ 1967 का जो प्रोटोकॉल है शरणार्थियों के संदर्भ में, भारत इसका भी एक पक्षकार नहीं है। तो इस रूप में शरणार्थियों को देश में रखना, उनको अलग अलग सुविधाएं देना, किसी भी कन्वेंशन के माध्यम से भारत उसको करने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पर हम ध्यान रखें कि भारत में शरणार्थियों के संदर्भ में कोई ऐसा संरक्षण का राष्ट्रीय ढांचा भी नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो कानूनी व्यवस्था नहीं होने के बाद भी हमने अलग अलग देशों के लोगों को मानवता के आधार पर अपने यहाँ शरणार्थी के रूप में शरण दी है। खास तौर से अगर हम अफगानिस्तान और म्यांमार के शरणार्थियों की बात करें और अगर रोहिंग्या शरणार्थियों की बात करें तो वो म्यांमार से ही भागकर भारत में पहुंचे हैं। भारत के द्वारा अगर हम बात करें तो यूएनएचसीआर यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, शरणार्थियों के संदर्भ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्चायुक्त हैं, उनके संदर्भ में जो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं उसका एक तरह से भारत सम्मान करता है और इसी रूप में आप देखें शरणार्थियों को भारत अपने यहाँ जगह देता है, क्योंकि कानूनी रूप से भारत इसे करने के लिए बाध्य नहीं है। केवल हम अंतर्राष्ट्रीय जो कह सकते हैं दिशा निर्देश हैं यूएनएचसीआर के, उनका सम्मान करते हुए शरणार्थियों को अपने यहाँ रखते हैं। और भारत का एक तरह से ये मानना है कि जो भी यूएनएचसीआर के दस्तावेज रखते हुए शरणार्थी हैं और वो भारत में अगर आते हैं तो उनका सम्मान करते हुए उन शरणार्थियों के अलग अलग समूहों को भारत अपने यहाँ एक तरह से रहने की अनुमति देता है। और इसी कड़ी में अगर आप देखें तो रोहिंग्या की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर भारत सरकार का ये मानना है कि किसी शरणार्थी कन्वेंशन के माध्यम से हम रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में शरण नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम यूएनएचसीआर के अनुसार उनके दस्तावेज की जानकारी के आधार पर उनको शरण दे रहे हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर स्थितियां हमें एक तरह से बनानी पड़ेंगी। और इसीलिए प्रमुख रूप से भारत का ये मानना है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के डिटेंशन सेंटर कहाँ पर हैं, कौन कौन उसमें रहते हैं, इसके संदर्भ में सूचनाओं को गोपनीय रखने की आवश्यकता है। आज के अपने समाचार विश्लेषण के आधार पर हम मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, एफएटीएफ के प्रयासों से अवैध धन के हस्तांतरण और आतंकवाद के वित्त पोषण की स्थितियों को नियंत्रित करने में वैश्विक स्तर पर सफलता प्राप्त हुई है। उपरोक्त कथन की समीक्षा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने और हटने के उदाहरण के साथ करें। 15 अंकों का प्रश्न, 250 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न की उत्तर संरचना को अगर हम देखें तो भूमिका में हमें एफएटीएफ के संबंध में जो प्रारंभिक जानकारी है, कब स्थापित किया गया था, उद्देश्य क्या है, वो प्रमुख रूप से हमें बताना है। मुख्य भाग में उत्तर क्या आप बताएंगे, अलग अलग देशों की जो समीक्षा का तंत्र है, जहां पर हम बोलते हैं प्रमुख रूप से म्यूचुअल इवैल्यूएशन जो किया जाता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में शामिल करके जो नियंत्रण किया जाता है वो आप बताएं, और पाकिस्तान में अवैध धन हस्तांतरण और आतंकवाद के वित्त पोषण की जो स्थितियां हैं उसके कारण उस पर जो दबाव बना हुआ था उस रूप में वो ग्रे लिस्ट से अब बाहर आया है, और उसके द्वारा इन क्षेत्रों में काम जब नहीं किया गया था तब उसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। तो उस रूप में पाकिस्तान के उदाहरण को भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। निष्कर्ष में आप बताएं पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में शामिल होने और हटने की प्रक्रिया तथा म्यांमार के ब्लैक लिस्ट में शामिल होना इसके प्रभावी रूप को दर्शाता है, क्योंकि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में शामिल होने से उसके निवेश से ऋण की स्थितियों पर प्रभाव पड़ रहा था, वो उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहा था। और अब म्यांमार को ग्रे लिस्ट से जब ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, वहां पर जो भी सैन्य सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं उसकी आलोचना करने का एक तरीका है। तो आने वाले समय में म्यांमार सरकार पर एक दबाव पड़ेगा कि वो अपने यहाँ स्थितियों को सुधारें, जिससे कि ब्लैक लिस्ट की स्थिति से उनको अलग किया जा सके। तो हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाकर, चाहे आतंकवाद के वित्त पोषण की बात करें या अवैध धन के हस्तांतरण की बात करें, उन स्थितियों को नियंत्रित करने की जो स्थिति है वो एफएटीएफ काफी हद तक स्थापित करने में सफल रहा है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। आरबीआई द्वारा बैंकों पर नियामक स्थिति कठोर करने का उद्देश्य बैंक को सुरक्षित करने के साथ साथ
उपभोक्ता हितों को संरक्षित करना भी होता है, चर्चा करें। 10 अंकों का प्रश्न, 150 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका में आप बेसल 3 मानक की चर्चा करें, कब स्थापित किया गया, क्या उसके प्रमुख मानक हैं। खास तौर से अगर हम बात करते हैं CRAR के संदर्भ में जो 9% की स्थिति है उसको आपको प्रमुख रूप से यहाँ पर बताना है। मुख्य भूमिका में जोखिम भारित पूंजी अनुपात की आवश्यकता, धनलक्ष्मी बैंक के उदाहरण के माध्यम से आप बता सकते हैं किस तरह से स्थितियां वहां पर बन रही हैं। जो हमने एक तरह से बात करी थी राइट इशू की, साथ साथ हमने बात करी कि टियर 2 जो बॉन्ड है उसको समाप्त किया जा रहा है तो उनकी पूंजी घट रही है, उस उदाहरण को आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। PCA फ्रेमवर्क की भूमिका भी आप बताएंगे, किस तरह से बैंकों की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करता है और दोनों के माध्यम से बैंक और उपभोक्ता हितों का संरक्षण किस प्रकार होता है वो आप बता सकते हैं। इसमें आप धनलक्ष्मी बैंक का उदाहरण दे सकते हैं कि RBI के द्वारा PCA फ्रेमवर्क में अगर इसको डाला जाता है तो ये उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके साथ साथ उपभोक्ता के हितों का संरक्षण भी करेगा। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं बैंकिंग तंत्र की सुरक्षा देश में पूंजी के सतत प्रवाह के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर पूंजी की उपलब्धता नहीं है तो उत्पादन, रोजगार और आय की स्थितियां अपने आप कहीं ना कहीं विषम हो जाती हैं। इसीलिए पूंजी के सतत प्रवाह के लिए आवश्यक है कि बैंकिंग तंत्र सुरक्षित रहे, खास तौर से बैंक की पूंजी की जो स्थिति है वो मजबूत बनी रहे। आप देखें धनलक्ष्मी बैंक में पूंजी को लेकर ही समस्याएं बनी हुई थी। तो इस रूप में आप निष्कर्ष अपना लिखकर उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। यह हमारा 23 अक्टूबर 2022 का समाचार विश्लेषण है। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, कल दिवाली के उपलक्ष्य में बायजूस एग्जाम प्रेप IAS की तरफ से अगर हम डेली न्यूज एनालिसिस की बात करें यानी समाचार विश्लेषण, साथ साथ दैनिक क्विज की बात करें और बिग न्यूज की बात करें तो उसका प्रसारण एक तरह से नहीं किया जाएगा। आप सभी अभ्यर्थियों और साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों को बायजूस एग्जाम प्रेप IAS की पूरी टीम की तरफ से दिवाली की हार्दिक बधाइयाँ। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS की पहल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।